रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं जाबिर शाह आप लोगों के अपने प्रोग्राम पाकिस्तान लॉन्च के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, आयाम मुबारक है। मुबारक आयाम चल रहे हैं। जिस तरह के रमज़ान शरीफ के शुरू में आते ही महंगाई का तो वैसे बाज़ार गर्म कर दिया जाता है ख़ुद साख्ता, और दूसरी जानिब कोरोना वायरस का तीसरा लहर चल रहा है। तो इस दौरान भी जो है SOPs पे अमल करने को कहा गया था, ताहम हमारी जो कौम है, हमारे जो लोग हैं, उन्होंने SOPs पे अमल नहीं किया। यकीनन इस वक्त जो है कोरोना वबा तेज़ी से फैल रहा है, मज़ीद इसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। तो दूसरी जानिब इस वक्त हुकूमत ने ऐलान किया है कि जी इस वक्त ख़रीदारियों में कमी लाए जाए, क्योंकि लोग जो है ना वहाँ पर बहुत रश बनाते हैं, और उसके लिए उन्होंने 2 दिन जुमरात और जुमा, जो कि ख़ुद तुजार जो तंजीमें हैं, उन्होंने ये ख़ुद तय कर दिया कि जी हमारे लिए जुमरात और जुमा रखा जाए। तो जुमरात और जुमे को जब लॉकडाउन होता है तो फिर हफ्ता और इतवार और बाकी जो आयाम है उसमें काफ़ी रश रहता है बाज़ार में। तो उसकी वजह से भी लोग जो है वो SOPs पे तो वैसे अमल नहीं कर रहे हैं, तो कोरोना वायरस वबा जो है वो मज़ीद फैल रहा होता है। तो अब जो है मुकम्मल लॉकडाउन का कहा गया, जिसके ऊपर तुजार बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज है। वो कहते हैं कि ईद की आयाम है और हमने जो सौदा सल्फ ख़रीदा था दुकानों में डंप किया हुआ है, तो अब वो कहाँ पे हम बेचेंगे। तो ये भी एक अलमिया है। और दूसरी जानिब इस वक्त गर्मियाँ जो चल रही है, ख़ासतौर बलूचिस्तान में, वैसे मौसम तो ठंड है, लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान के अंदर, कैबिनेट के अंदर जो गर्मियाँ चल रही है, ख़ासतौर वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के ख़िलाफ़ कि वहाँ पे दड़े बन चुके हैं, और उसके ऊपर भी बात करेंगे। और आप भी लाइव टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए बात कर सकते हैं। और ख़ुसूसन बलूचिस्तान की जो हमारे दूर दराज इलाके हैं, जहाँ पे ज़राअत के हवाले से जो लोग काम कर रहे हैं और ज़मीनें आबाद कर रहे हैं, और इस वक्त हमारा बलूचिस्तान जो है ख़ुसूसन हमेशा खुशहाली का सामना रहता है यहाँ पर, और ट्यूबवेल के ज़रिए लोग जो पानी निकाल रहे हैं उसकी वजह से भी काफ़ी ऐसे ख़बरें आ रही होती हैं कि जी ज़मीन के अंदर से जो पानी का ज़ख़ीरा है वो ख़त्म होता जा रहा है। खैर, इसके ऊपर बात होगी। आप भी लाइव टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे बात कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 08128400084। और इन सब बातों के लिए मेरे साथ हमारे एक मौजूद मेहमान भी मौजूद है, इंजीनियर ज़मर खान अचकज़ई, जो कि सूबाई वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर ज़राअत हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी आप बराह रास्त बात कर सकते हैं। सर, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कैसे? शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने कहा कि इस वक्त बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मसाइल है, और ख़ुसूसन कोरोना के हवाले से और SOPs पे अमल दरामद ना करना, बाकी सियासी जो गर्मा गर्मी चल रही है उनके हवाले से भी बात करेंगे। तो आप भी लाइव टेलीफोन की कॉल के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं, और चंद पैकेजेस रिपोर्ट्स भी हम अब आपको दिखाएंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे नुमाइंदगान ने बना के भेजे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आते हैं ज़मर खान अचकज़ई साहब के पास। सर, पहले इसके ऊपर बात करते हैं कि मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है, उसका जो सूबाई हमारा जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है, आप भी कैबिनेट का हिस्सा है, माशाल्लाह सूबाई वज़ीर हैं, ये गर्मा गर्मी जो चल रही है ये कब तक चलेगी? बल्कि हम तो सोच रहे हैं कि शुरू दिन से ये इख्तिलाफात मौजूद है। जबर शाह साहब, पहले तो आपका और K2 का चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, रोज़ों के इस मुबारक आयाम में जब हमें दावत दिया। देखो, बलूचिस्तान हुकूमत एक डिफरेंट गवर्नमेंट होती है निस्बत दूसरे सूबों के। अगर आप पंजाब ले ले तो वहाँ पे अक्सरियती पार्टी PTI है, उनके साथ काप लीग की जो है एक पार्टी उनके साथ जो है वो कोलिशन में है, इश्तराक में है। सिंध में पीपल्स पार्टी है, सही, कोई नहीं है उनके साथ, या एक्का दुक्का अगर कोई हो। पख्तूनख्वा में वाहिद PTI है। वाहिद बलूचिस्तान जब होता है तो उसमें 6-7 पार्टियों का कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। ये इस दफ़ा नहीं, मेरी तीसरी दफ़ा है, तो तकरीबन बलूचिस्तान शुरू से है बलूचिस्तान। तो फिर ये है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अपने मसाइल होते हैं, उनके अपने मेंबर्स होते हैं। फिर अवामी नेशनल पार्टी जो हमें 4 मेंबर्स हमारे, हम भी इस इत्तेहाद का हिस्सा है। तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं जी, मुख्तलिफ मौक़ों पे। शिकायत वज़ीर आला से इस तरह होते हैं कि जी मेरा फ़लाना काम नहीं हुआ, हमारा फ़लाना काम नहीं हुआ। हम एक इत्तेहादी की सूरत में मैं देख रहा हूँ कि अभी गवर्नमेंट को कोई ऐसा वो मसाइल नहीं है, कोई वज़ीर आला को शिकायत हो सकती है, फिर उनके अपनी पार्टी के दरमियान कुछ इख्तिलाफात हो सकते हैं, और वो भी
کوئی مطلب تحفظات ہو سکتے ہیں، جی میرا کام نہیں ہوا، میرا روڈ نہیں بنا، میرا فلانا نہیں بنا، وہ ہو سکتا ہے. اس میں ہمیں زیادہ تفصیلی کچھ پتہ ہے نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ گورنمنٹ ابھی فی الحال صحیح چل رہی ہے. صحیح. اور ہم آپس میں یہ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بلوچستان ایک روایتی صوبہ ہے، صحیح. قبائلی صوبہ ہے، سیاسی لوگ ہیں، ہمارے نواب سردار ملک خان یہاں پہ وجود رکھتے ہیں، اور بڑے بڑے قداور سیاستدان یہاں پہ موجود ہے. پھر ہم آپس میں مل کے اگر کوئی مشکلات ہو گورنمنٹ کے درمیان کسی بھی پارٹی کے سے، تو ہم بھائیوں کی طرح یہاں پہ پشتون رہتے ہیں، یہاں پہ بلوچ رہتے ہیں، یہاں پہ ہزارہ رہتے ہیں، مختلف سیٹلرز رہتے ہیں. ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ ہم ایک برادرانہ ماحول میں اپنی حکومت کو چلائیں. اچھا، عوامی نیشنل پارٹی کس سائڈ پہ ہے؟ نہیں، ہم تو گورنمنٹ کا حصہ ہے، ہم وزیر اعلیٰ جام کمال کے ساتھ ہیں. صحیح. اور اگر کسی کو بھی ان کی پارٹی میں کوئی مشکل ہو، قدوس صاحب ہیں ہمارے بھائی ہیں، باقی ہمارے منسٹر سارے ہمارے بھائی ہیں، اگر ان کو ہو تو ہم درمیان میں آ جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو بٹھاتے ہیں. اگر ہم لوگ میں تھوڑی سی ناراضگی آتی ہے تو وہ پھر آتے ہیں ہمیں منانے کے لیے، کیونکہ ہماری جو معاشرہ ہے، ہمارا جو ماحول ہے، وہ ایک قبائلی اور ایک مطلب ہم میں ہر چیز پائی جاتی ہے. قبائلی روایت بھی ہے، سیاسی بھی ہے، تعلیمی بھی ہے. ہمارے لوگ ابھی پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ہر ایک میں یہ چیزیں پیدا ہوتی. تو ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ چلے اور عوام کو ہم کچھ دے سکیں، ہم ڈیولپمنٹ کر سکیں، ہم نوکریاں دے سکیں، ہم ایجوکیشن دے سکتے ہیں، ہم ہیلتھ دے سکیں، ہم ایک صاف پانی، پیس اینڈ جسٹس سے کہ ہم دے سکیں. یہ گورنمنٹ کی سب سے بڑی جو خواہش ہوتی ہے یا لوگوں کا جو ڈیمانڈز ہوتا ہے، اس بنیاد پہ ہمیں ووٹ دیتے ہیں کہ ہم پروٹیکشن دے دیں، لائف پروٹیکشن. اچھا، کچھ لوگوں کو بڑا شوق نہیں ہے وزیر اعلیٰ بننے کا؟ نہیں، شروع دن سے ہی یہ ڈرامے شروع ہوئے تھے. خواہشات پہ تو پابندی ہے ہی نہیں، ہاں، لیکن ایسی خواہشات ہونی چاہیے کہ وہ عوام کو فائدہ پہنچ جائیں کہاں تک. نہیں، وہ پہنچ سکے. اگر میں خواہش کر لوں کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں، خواہش ہے یہ صرف، لیکن بن نہیں سکتا ہوں. ابھی میں جب دیکھ رہا ہوں ماحول تو نہیں ہے کہ میرے لیے وزیر اعلیٰ میں وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بن سکوں. تو اس میں پھر انسان اپنے آپ کو خراب کرتا ہے. وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ خپل کمبلی سرف سے سمی غزوا، تو اپنے برستن کے ساتھ اپنے پاؤں صحیح پھیلائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کی خواہش ہو سکتی ہے، اور پھر موقع آتا ہے، ہر ایک کے لیے موقع آتا ہے. جو صحیح سیاستدان ہوتے ہیں وہ صحیح سمت میں فوکس کر کے چلتا ہے. صحیح. فوکس نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ مشاورت کے بغیر جاتے ہیں، پارٹی کے مشاورت کے بغیر، اپنے اکابرین کے مشاورت کے بغیر، اپنے کارکنوں کو نہیں بٹاتے ہو، تو تب مشکلات بڑھتی ہے اور کم نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں ہم مل جل کے اس صوبے کو چلائیں. اور کیونکہ ہمارا صوبہ بہت پسماندہ ہے، تعلیم نہیں ہے، ہمارے پسماندہ، ترقی یافتہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے، ترقی پذیر بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مرکز کے ساتھ مل کے ان سے اپنے حقوق حاصل کر سکیں. ہم دوسرے پانی کا ہمارا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی ہمارے جو نصیر آباد ڈویژن ہوتا ہے پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، یہاں پہ ہمارے زراعت ہے. آپ کو پتہ ہے زراعت میں ایگریکلچر منسٹر ہوں، اگر پھر آپ بعد میں موقع آئے گا تو اس میں بھی بات کریں گے. تو گورنمنٹ ہم کہتے ہیں کہ اسموتھلی چلے اور لوگوں کو ان کا فائدہ پہنچ جائے. ٹھیک، ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جابر شاہ صاحب، کیا حال ہے؟ والے ٹھیک ٹھاک ہے سر؟ شکر الحمدللہ. کون صاحب؟ محمد رسول تارن بول رہا ہوں کوئٹہ سے جناب. تارن صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے بھائی. شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ میں ویلکم کہتا ہوں انجینئر زمرک خان صاحب کو. وہ ہمارے علاقے کے بہت زبردست لیڈر ہیں اور بڑا خدمت کرتے ہیں، اور بڑا لوگ اس کو، ان کے علاقے کے لوگ اور بلوچستان کے لوگ بڑا محبت کرتے ہیں انجینئر صاحب سے. اور انجینئر صاحب بڑا گریٹ آدمی ہے. ٹھیک. اور ایک مسئلے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں بھائی. مہنگائی نے تو غریبوں کو جو ہے کمر توڑ دیا. ادھر سے آمدن بڑا نہیں ہے. ٹھیک. ابھی لوگوں نے تو قیمتیں بڑھا دی، ڈبل کر دی ہے، لیکن تنخواہیں غریبوں کو تنخواہیں ڈبل نہیں ہوا ہے، نہ تنخواہ بڑھایا ہے، نہ مزدور کی تنخواہ بڑھایا ہے، اور مہنگائی ڈبل ٹرپل ہو رہا ہے اور بڑا ظلم ہو رہا ہے غریبوں کو. تو میں کہتا ہوں اس ہیٹ پہ تو انہوں نے مطلب زندہ مار دیا ہے. ٹھیک ہے جی طارق صاحب، بڑی مہربانی، نوازش. یہ ہمارے ریگولر کالر ہیں، ہمارے پروگرامز میں فون کرتے رہتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ مہنگائی ہو گئی ہے اور چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہے، لیکن سیلریز، تنخواہیں ہماری وہی پرانی کی پرانی. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، دیکھو یہ جو سسٹم ہے نا، جی چاہے مہنگائی ہو، مہنگائی کا جو مل جل ہے وہ پیٹرول کے ساتھ ہے. آپ کے جو ڈالرز
ऊपर नीचे होती है, आपके पेट्रोल महंगी होती है, आपके बिजली के बिल, आपके गैस के बिल ऊपर जाते हैं, तो इससे आपके गरीब आवाम पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और ये पॉलिसी जो होती है ना, ये मरकज़ में बनती है। हमेशा हम बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने, या पे जब हम बैठे रहते हैं, हम यही मुतालबा है हमारा कि जी महंगाई पे कंट्रोल करो। सही। हमारे कर्ज़े इतने ज़्यादा होते हैं, मैं आपको साफ बात कर दूं कि हमारे कर्ज़े उस हद तक पहुँचे, हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के, हम वर्ल्ड बैंक के इतने कर्ज़े होते हैं कि हमारी जो सिस्टम है, अभी हमारा सिस्टम उनके कहने पे चलता है। सही। वो आपको कहते हैं जी बिजली का बिल इतना बढ़ाओ, आपका फ्यूल में जो डीजल आता है, जो पेट्रोल आता है, उसका बिल इतना बढ़ाओ, क्योंकि हम उनके कर्जदार हैं। वो पॉलिसी हमें वही देते हैं, इसलिए कि हमारा पाकिस्तान ने अभी तक अपनी सूद से अपनी जान नहीं छुड़ाई है, और उसका असरात निचले तबके पे आता है। क्योंकि जब वो बढ़ता है तो आम उसके साथ आपके पूरे किराए भी बढ़ जाते हैं, आपके रेल के किराए बढ़ते हैं, आपके बसों के किराए बढ़ते हैं, आपके सब्जीजात महंगी हो जाती है, आपके रोज़मर्रा की एशिया जो इस्तेमाल में आती है, वो खाने पीने की हो, उस पे बढ़ जाती है, तो वो गरीब पे इसका असर। हम इसके हक़ में नहीं है। हमने हमेशा आवाज़ उठाया है कि खुदारा इन चीज़ों का कंट्रोल कर लो, इससे तबाही फैलती है। हम ये कर्ज़े कब तक, अरबों के हम कर्जदार हैं, और हमारा हर बंदा, हर एक जो हमारा 22 करोड़ जो हमारी आबादी है, हर बंदा, उनका बाल बाल जो है वो कर्जे में फंसा हुआ है। ठीक, एक कॉल ले लेते हैं, लेकिन फिर पर्सनल सवाल पे आ जाते हैं सर। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। सर जी खैर, ठीक ठाक है सर जी। कौन, कहाँ से? मैं कोलू से बात कर रहा हूँ। जी, कोलू से बात कर रहे हैं जी। सर क्या कहेंगे? सर जी, मैं मिनिस्टर साहब को एक रिक्वेस्ट करता हूँ जी। मेरे वालिद साहब भी लोकल गवर्नमेंट दही तरक्की में डेवलपमेंट ऑफिसर है ना, ठीक। तो मेरे दो भाई भी लोकल गवर्नमेंट म्युनिसिपल कमेटी में, एक म्युनिसिपल कमेटी चीफ अफसर थे, एक म्युनिसिपल कमेटी का जो है वो था जूनियर क्लर्क। ये दोनों मेरे वफात हो गए ना। एक ज़ेरत में म्युनिसिपल कमेटी चीफ अफसर थे, ये वहाँ पे वफात हो गए कोलू में। सही। उनके जो है मर्ज में मुब्तला हो गए। तो ये इनके बच्चों के लिए कोई वो गवर्नमेंट ने हमें कुछ भी नहीं किया। मिनिस्टर साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि लिहाजा हमारे जो कुछ ठीक है जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। सर क्या बोल, कोलू के हवाले से कहते हैं कि जी वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी मौजूद है, बराए नाम है, और हमारे लोग जो है रुल रहे हैं, और दूसरी जानिब किसी किस्म का काम नहीं हो रहा है। कोलू कोई बाइक फोत हुए हैं क्यों इस तरह की बात है, तो वो उसकी कोई और मैं आपको ये बता दूं, पिछली दफ़ा जब मैं पश्तो के प्रोग्राम में आया हुआ था जी, वो उन्होंने क्वेश्चन किया था, मैंने उनको बुलाया और वो आया भी। तो मैं अपने मतलब वस्त तक जो हमारी है उसमें मैं इनके साथ कोशिश भी करूँगा। कोलू कोलू वाले भी हमारे भाई हैं, डेर बुकटी वाले भी हमारे भाई, पूरे बलूचिस्तान में रहने वाले हमारे भाई। हम एक दूसरे के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, और इस बुनियाद पे अगर उनका कोई मसला हो, ईद के बाद जब ऑफिस खुल जाए, वो मेरे पास आ जाए, जो भी मसला हो इंशाल्लाह। कहीं भी बलूचिस्तान से मैं आपके तवज्जुह से पैगाम देना चाहता हूँ, कहीं भी किसी का भी हो, सारे बलूचिस्तान में रहने वाले जिनका भी कोई मसला हो मेरे पास आ सकते हैं। मैं उनका मसला अपनी कोशिश करते हुए उनको हल करने की भरपूर कोशिश करूँगा। सर बलूचिस्तान का इलाका कोलू बड़ा खूबसूरत इलाका है, जहाँ पे कोयला और वगैरह देकर चीज़ें भी बड़ी मिकदार में मौजूद है। तो नाजरीन, कोलू के हवाले से बात हुई, भाई ने कोलू से फ़ोन किया था। तो कोलू से यानी कोलू में जो लोग रहते हैं उनका रहना सहना, लिबास और सकाफ़त क्या है, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे कयूम मरी का रिपोर्ट देखते हैं क्या कहते हैं। जी देखते हैं कयूम मरी का ये रिपोर्ट। कोलू में मरी कबाइल ने आज भी अपनी सकाफत, मेहमान नवाजी और अपने रवायत को बरकरार रखा हुआ है। मरी कबाइल का आज भी यही कहना है कि हमारी दस्तरखान पर सज्जी, काक, दमपोख व दीगर रवायती खाने ना हो तो हम अपने मेहमान नवाजी को अधूरा समझते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए शादी या किसी महफिल की, तो मरी कबाइल के लोग किसी से कम नहीं है। आज लोगों का यही कहना है कि मरी बलोच की तारीख हमेशा नड़ो सुर में बयान की जाती है। तो आइए सुनते हैं नड़ो सुर।
मरी कबाइल के लोग जब भी किसी शादी या किसी दावत पर जाते हैं तो उसके लिए खास तैयारी की जाती है। बूढ़ा हो या जवान तो उसकी तैयारी में काफी वक्त लग जाता है। मरी कबाइल के जूते और वास्कट के अलावा खूबसूरत पगड़ी बूढ़ा या जवान अपने सर पर बांध लेता है तो उसकी खूबसूरती की मिसालें दी जाती हैं। मरी कबाइल के बूढ़े हो या जवान किसी शादी या महफिल में पहुंच जाते हैं तो उस महफिल को 4 चांद लग जाते हैं। इसके अलावा दोल के ता पर रक्स भी किया जाता है जिसे उर्दू में जुमर, पश्तो में अतन और बलोची में द्रीस कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। मरी कबाइल के लोग निशानबाजी की खेल में भी बड़ा दिलचस्पी रखते हैं। हर साल इस खेल को खेला जाता है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजलाओं से ताल्लुक रखने वाले तमाम कबायली लोग यहाँ शिरकत करते हैं। मरी कबाइल के लोग कहते हैं हमें फख्र है इस बात पर भी कि इस जदीद दौर में भी हम लोगों ने अपनी रवायत, सकाफत और अपने मेहमान नवाजी को बरकरार रखा हुआ है। आगे भी दुआ करते हैं कि मरी कबाइल इस तरह अपनी रवायत और सकाफत और अपने मेहमान नवाजी को बरकरार रखेंगे। कैमरा टीम के हमरा कयूम मरी, K2 न्यूज़, कोलू। शुक्रिया जी खयूम मरी। वाकई मरी कबाइल जो है वो बलूचिस्तान के अहम तरीन इलाके पे मौजूद है। ख़ासतौर मरी कबाइल जो इलाका है वो उस इलाके में सोने जैसा जो कोयला पैदा हो रहा है वहीं से काफ़ी बड़ी मिकदार में पाकिस्तान भर में कोयला पहुंचाया जाता है। यहाँ से नेचुरल गैस निकलता है, सुई नोकोल है कि ये सिलसिला डेरा बुगटी ये सारा वहाँ के लोगों को अभी तक गैस नहीं मिला है और पूरे पाकिस्तान में चला गया। यही तो हमारा रोना यही होता है कि भाई जहाँ से कोई मिनरल्स निकलते हैं, कोई कुदरती खजाना जहाँ से पैदा होता है। 1952 में गैस निकला है। हाँ, सोई में अभी तक वो लोग गैस से महरूम है। बस ये हमारा ना तो ये जो हुकूमतें आती हैं वादे दावे करते हैं और जिस तरह के अभी भी वज़ीर आला शिप के ऊपर जंजाल है बलूचिस्तान में, तो क्या ये दूसरा वज़ीर आला ले गए तो ये मसले हल कर देंगे? देखो मसले इस तरह ज़रूरी नहीं है कि मसले वज़ीर आला ही हल कर दें। हाँ, मुल्क का एक सिस्टम होता है, ठीक, एक पॉलिसी के तहत चलते हैं। ये आइन में मौजूद है, ये कानून है कि जो चीज़ जहाँ से निकलती है, हाँ, पहले वहाँ के अवाम और वहाँ के रहने वालों का हक है उस पर। ठीक, पहले उनको आबाद होना चाहिए, उनको इसकी जो है मफादात उनको मुहैया मतलब उनको मिलने चाहिए। गैस निकली, हाँ, तो ये फेडरल हुकूमत का वो है सब्जेक्ट है, उसको चाहिए कि पहले सोई के बाद बलूचिस्तान के दिगर क्वेटा है, जिस तरह क्वेटा मेरा डिस्ट्रिक्ट है, किला अब्दुल्ला, यहाँ से उससे 10 किलोमीटर पे फासला है जो गैस का जो पाइपलाइन है। अभी तक हम लोग महरूम है, पूरा किला अब्दुल्ला महरूम है। हमने 10 दफ़ा कोशिश की हुकूमत से, वफाक से, ये वफाकी महकमा है, हम कहते हैं यार हम लोगों को गैस दे दो, ये लोग दर पदर हैं। और वहाँ से आप देखो पंजाब के कोने कोने तक पहुँचा है, सिंध के कोने कोने तक पहुँचा है, पख्तूनख्वा तक गया, कहाँ उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ इनसे चल रही है। लेकिन हम लोग जो है घर के जलने के लिए। अच्छा, ये जो सीपैक किया जा रहा है तो अब तक हमें ये पता नहीं चला कि सीपैक बलूचिस्तान के लिए है किसी और सूबे के लिए। देखो सीपैक हमारी जो आवाम है, आप गवादर से लेकर ये पश्तून बेल्ट सारा दरबदरी का शिकार, इनकी सड़कें देखे और मोटरवे की और बन रहा है इसी खाते से। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पिछले गवर्नमेंट में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में असफंदियार वली खान हमारा कायद, उसने नवाज शरीफ से इस पे बात की कि मगरबी रूट जो है सही, इसको पहले बनना चाहिए और ये शॉर्टकट रूट है। चाइना भी कह रहे हैं कि ग्वादर तक पहुंचने के लिए जो हमारा जो रूट चलता है सीपेक का, चाइना से लेके वो 900 किलोमीटर शार्ट है मशरकी रूट से। उन्होंने लिख के दिया, नोटिफिकेशन की कि सबसे पहले जब सीपेक शुरू होगा तो मगरबी रूट होगा। लेकिन वो लोग वादे करते हैं और वादों से मुकर जाते हैं और आज तक अभी कुछ असरात नज़र हमें आए कि मशरकी रूट मगरबी रूट बन रहा है।
हमें मशरकी रूट पे इतराज़ तो नहीं है, हमें सेंट्रल रूट भी इसमें रखा गया कि एक मरकज़ी रूट भी होगा, हमें उस पर भी इतराज़ नहीं है। लेकिन हम कहते हैं हमारा जो रूट है, जो डेरा इस्माइल खान से पश्तून जोब से होते हुए लोरालाई, किला सैफुल्ला और यहाँ कोयटा और मस्तूंग और यहाँ से सोराब और यहाँ से इस रास्ते से पंजगूर और इधर से निकलते हुए फिर ये ग्वादर तक पहुँचेगा, पूरा बलूचिस्तान इससे आबाद होगा। ये जो है ये मामूली सा एक रोड नहीं है कि हम इसको रोड कहते हैं, ये पूरा एक पैकेज होता है। इसमें ट्रेन का ट्रैक भी है, इसमें एनर्जी के मंसूबे भी हैं, वो पावर हाउसेस बनेंगे, इसमें कारखाने बनेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन वो चीज़ हमारे लिए, इसलिए हम कहते हैं कि साइल वसाइल की बात जब हम करते हैं वो इसी पे करते हैं। हम मुल्क के अंदर रहते हुए साइल वसाइल की बात करते हैं कि जी मेरा हक बनता है तो मुझे अपना हक दे दो। हम कोई जुल्म नहीं कहते, हम खुदा न खास्ता कोई मुल्क तोड़ने की बात नहीं करते, हम ना कहते हैं कि हम इस मुल्क के रहने वाले, इस पाकिस्तान के रहने, लेकिन मैं अपने हक के लिए तो आवाज़ उठा सकता हूँ। ये तो नहीं कि आप मेरे हक को खींच के खा लें और मैं कुछ ना बोलूँ, ये बात है असल। ठीक है सर, एक कॉल ले लेते हैं सीबी से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब? शाह साहब, मैं यार अली बात कर रहा हूँ सीबी बलूचिस्तान से, मेरा इंजीनियर साहब। जी जी, सीबी बलूचिस्तान से जी, सुन रहे हैं जी। यार अली बात कर रहा हूँ सीबी बलूचिस्तान से। जी जी, बात करें भाईजान, बात करें। जी जी, इंजीनियर साहब, आपसे मेरा सवाल है कि हमारा बलूचिस्तान का जो सूबा है, इसकी 65% आबादी जो है ना, ज़राअत, 65% आबादी हमारा ज़राअत के साथ मुंसलिक है। तो आपकी हुकूमत ज़राअत के शोबे के लिए क्या इनकलाबी काम करेगी? ठीक है, बता दें जी सर। मैं आपको बता दूं, देखो ज़राअत ये हर मुल्क, दुनिया में जो भी मुल्क होता है, जो ज़री मुल्क होता है, रेड़ की हड्डी की हैसियत रखता है ज़राअत, और उसके साथ लाइफ स्टॉक, गलाबानी जो होती है। ख़ासकर फिर पाकिस्तान में बलूचिस्तान का लोगों का दारोमदार जो है वो ज़राअत और गलाबानी से मुंसलिक है। हमारे लोग जो आसपास जो दही इलाकों में रहते हैं, उनके जो है भेड़ बकरियाँ होती है, गलाबानी होते हैं, ज़राअत होते हैं, इनसे इनका गुजारा होता है। हम लोगों ने जब ये संभाला है, हमने सबसे पहले ये कोशिश की कि हम पानी की बचत के लिए ऐसे पौधे ले आएँ जो ज़मींदार को अच्छा आमदन भी दे सके और वो पानी की भी बचत हो, क्योंकि हमारा पानी ख़त्म हो रहा है। अंडरग्राउंड पानी नीचे जा रहा है, कुछ भी नहीं है, 1000 फुट तक भी। हमने जैतून के प्लांट्स जो है दरामद करना शुरू कर दिए, हमने पिस्ता जो है उसका, अभी हमने ज़ाफ़रान भी यहाँ पे शुरू किया हुआ है। ज़मींदारों को मुफ्त सब्सिडी रेट पे दे रहे हैं, 90% हम उनको 10% उनसे सब्सिडी रेट्स दे रहे हैं। मतलब एक पौधे की कीमत अगर 1000 रुपये है तो हम उससे 60 रुपये पे वो पौधा उनको दे रहे हैं। तुर्की से ला रहे हैं, स्पेन से ला रहे हैं ये, और पिस्ता भी इसी तरह। हमने अच्छे बीज देना शुरू कर दिया। बीज जो होता है ज़मींदारों को पहुंचने के लिए, वो बेहतर फसल उगाने के लिए बीज ज़रूरत है। और बीज जो है ये सीड्स जो सीड्स बनाने वाली जो कंपनी, इस तरह हमने वो भी रखा है अपने प्रोजेक्ट्स में कि हम सीड कॉरपोरेशन जो है हम बना लें और अच्छे सीड उसको दे सकें। टनल्स फार्मिंग जो 5 गुना ज़्यादा आपको अच्छा फसल दे सकते हैं, टनल फार्मिंग हम बना रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, बबलर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, छोटे छोटे स्मॉल डैम्स बनाने की तरफ जा रहे हैं। हम अच्छे से, मतलब ज़मींदारों के लिए हम अच्छे से पेस्टिसाइड, जहर जो स्प्रे होता है, अच्छा खाद देने की हमने अभी इस दफ़ा हमने जो गंदम का है उसके लिए अच्छा खाद देना हमने जो है वो शुरू कर दिया है। हाँ, फार्म टू फार्म मार्केट अच्छे, हम हर ज़िले में मार्केट बना रहे हैं नौजवानों के लिए अच्छे रोज़गार। देखो, आपका जो ज़मींदार होता है वो जब एक फसल लेता है, वो यहाँ कोयटा तक पहुँचने, फिर कोयटा से कराची तक पहुँचने उनके लिए मुश्किलात होते हैं, उनका वो उधरी बेचते हैं, और उसका आमदन जो होते हैं वो जो ठेकेदार होता है वो उठाता है। अभी हम हर ज़िले में मार्केट बनाते हैं कि वो जो फार्मर्स होते हैं, जो ज़मींदार होते हैं, वो वहाँ पे आके अपना प्रोडक्ट होता है वहाँ पे आके उनकी अच्छी सी कीमत मिल जाए, और वहाँ से वो जो है फिर बाकी आगे से जिधर भी कराची जाना हो, सिंध जाना हो, पंजाब जाना हो, पख्तूनख्वा जाना, डायरेक्ट वहाँ से उनका जो प्रोडक्ट होता है वो वहाँ से हम लोग लोड करके पहुँचने की कोशिश करें, मार्केट बनाएंगे। हम जो है ज़राअत में हमने तकरीबन, अभी हम आपको बता दें, हम नालियाँ बना रहे हैं, हम जो पानी की बचत है, पानी अगर ज़मीन पे छोड़ते हैं, हम तालाब बना रहे हैं, हम पाइप दे रहे हैं। ब्रिक हवा कुआ चाहता है
ब्रेक के बाद आते हैं। तो नाज़रीन, हमें इस तरह वज़रा चाहिए कि असम्बली में बैठे हुए आवाम के लिए आवाज़ उठाए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मेरे साथ इंजीनियर ज़मर खान अचकज़ई साहब बैठे हैं जो कि सूबाई वज़ीर ज़राअत हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम नाजरीन, आप लोगों को अपने प्रोग्राम पाकिस्तान लॉन्च में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जैसे कि आपके इल्म में है कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मसाइल और हम बराह रास्त कोयटा सेंटर से यहीं से बराह रास्त आप लोगों की खिदमत पे हाजिर होते हैं। मेरे साथ हस्ब मामूल कोई अहम शख्सियत भी होती है, जिस तरह कि आज मेरे साथ ज़मर खान अचकज़ई साहब यहाँ पे मौजूद है जो कि सूबाई वज़ीर ज़राअत है। तो आप भी लाइव टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए बात कर सकते हैं और अपना मसला बयान कर सकते हैं। सीबी की बात हो रही थी तो यकीनन कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में हुकूमत ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस की वबा जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। इसका जो तीसरा लहर है वो बड़ा ख़तरनाक है। तो इस हवाले से आज सीबी में जो है आंख मछूली जारी थी। जिस तरह के जो दुकानदार थे उन्होंने कभी दुकान बंद किए और कभी खोल दिए, और यकीनन कोयटा में भी इसी तरह सिलसिला चलता रहा। तो देखते हैं सीबी से ज़हूर मक्सी का ये रिपोर्ट कि वहाँ पर क्या सूरत हाल था आज। सिबी में भी आज तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज खुलना शुरू। बाजारों में शहरियों का ना थमने वाली रश, वक्त कम और मुकाबला सख्त। अब देखना यह है कि ताजिर बरादरी हुकूमत के हुक्मनामे को मुस्तरद करती है या फिर इंतजामिया अपनी रट बहाल करने में कामयाब होती है। हुकूमत से गुजारिश है कि 8 मई से 16 मई तक जो लॉकडाउन का नोटिफिकेशन निकाला है, इसको मेहरबानी करके अगर वापस लिया जाए। पहले से महंगाई है, लोगों की आवाम की कमर टूटी हुई है, कोई ख़रीदारी की साख नहीं रखता। इन दिनों में भी अगर ये ईद के दिनों में भी बंद कर दिए गए हैं दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग सेंटर, तो लोग कहाँ जाएंगे, भूख से मरेंगे। तो मेहरबानी करके अगर हुकूमत से गुजारिश है कि अगर ये 8 से 16 मई तक इसमें नरमी बरती जाए तो आवाम का कुछ गुजारा हो। शहरी भी हुकूमत से ताजिर बरादरी के लिए रिलीफ मांगते हुए कहा कि हुकूमत ताजिर बरादरी पर रहम करे और ताजिर बरादरी को कारोबार करने की इजाज़त दे। जो है तीसरी लहर है जिसमें जो है हुकूमत बलूचिस्तान ने लॉकडाउन किया हुआ है। इससे कबल जो लॉकडाउन हुए थे तो उसमें हम लोग काफ़ी मकरूज़ हो चुके थे। दुकानों का किराया था, जो है खाना पीना ये वो। अभी रमज़ान के शुरू होते ही जो है हुकूमत ने लॉकडाउन शुरू कर दिया है। अभी तीसरा अशरा है, ईद के दिन है, कारोबार का रशकश भी जो है ईद के दिनों में ही होता है। तो हम अपनी जेबों से जो है दुकान के किराए देते हैं। अभी 8 से लेकर 16 तारीख तक जो है हुकूमत ने जो है लॉकडाउन का ये शुरू किया हुआ है। तो हम हुकूमत बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि ईद के दिनों में जो कारोबार होते हैं उनमें हमें रिलीफ दिया जाए ताकि हम अपने 2 वक्त की रोटी कमा सकें। कारोबार का जो है ये सिलसिला सिर्फ ईद पर ही होता है। हमारे जो है शागिर्द हैं घरों में बैठकर काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है उनका भी चूल्हा जलता है। हमारे कारीगर हैं, ज़ाहिर है उनका भी चूल्हा जलता है। तो इस महंगाई के दौर में जो है घर के अखराजात चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि हमें ताजरों को जो है रिलीफ दिया जाए। जबकि ताजिर बरादरी ने भी हुकूमत बलूचिस्तान से मुतालबा किया है कि 8 तारीख से 13 तारीख तक तमाम कारोबारी मराकज खोलने की इजाज़त दे। यकम रमज़ान से लेकर आज माह रमज़ान के तीसरे अशरे के आखिरी रोज़े हैं। हमने हुकूमत के तमाम मुतालबात पर अमल किया और अब हुकूमत को ताजिर बरादरी के साथ ताउन करके चांद रात तक कारोबारी मराकज खोलने की इजाज़त दी जाए। कैमरामैन शबीर अहमद के साथ ज़हूर मक्सी, K2 TV, सिबी। जी, ये थे सीबी से हमारे नुमाइंदे ज़हूर मक्सी। सर, आपकी जानिब आते हैं। मैं आपको 1-2-3 चीज़ें वो ज़राअत के हवाले से बतानी थी और मेरे भाई ने पूछा। देखिए हम सीबी वाले, हाँ सीबी, हम यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं। ठीक। और कोल्ड स्टोरेज ये है कि जो भी फसल होगा, जो भी सब्जियात होगी, उनको हम स्टोर कर सकते हैं, ख़राब होने से बचाए और उनको ज़मींदार को सही कीमत 2-3-4 बलूचिस्तान में सबसे जो अहम मसला था ना ये ज़राअत वालों को, वो यही मसला था कि जी हमारे पास 3 बना रहे हैं, चागी है, कलात है, किला सैफुल्ला है, किला अब्दुल्ला है, इधर बना रहे हैं। और इसके साथ हम प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक, जो ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग प्लांट, जिसमें हम जिस तरह खजूर के हम पंजगुर में लगा रहे हैं, तुरबत में लगा रहे हैं, अभी लग रहे हैं 50-50, 70-70 करोड़ का एक प्लांट जो हमने तुर्की से लिए हुए हैं, वहाँ से थ्रू कंट्रैक्टर लिया हुआ है। ठीक, ये पूरे खजूर का जो अपना साइज़ है उसको बरकरार रखेंगे।
اس کی جو پروڈکشن مطلب پروڈکشن اس وقت ان کی اوپر جاتی ہے جب آپ ان کی صحیح کوالٹی کو سامنے لے آئیں. ان کی جو ہے سائز ہو, ان کی صفائی ہو, ان کی پیکنگ ہو, یہ پورا انٹرنیشنل لیول کے طور پہ کوالٹی وائز برابر ہو نا. ابھی ہماری جو کھجور جاتے ہیں وہ ہمارے بلوچستان کے جاتے ہوئے سندھ میں, پنجاب میں, وہاں کے نام پہ بکتے ہیں. ہمارے بہت بہترین کھجور ہے. ہم نے ایپل پروسیسنگ پلانٹس اس دفعہ دیے ہوئے ہیں, ہم نے گرین ٹریکٹر سکیم دیا ہوا ہے, لیکن وہ کچھ لوگ گئے ہوئے ہیں کورٹ کے حوالے سے. ہم نے تقریباً ہر ضلع کے لیے مختلف زمینداروں کے لیے سبسیڈائز ریٹ پہ جو بینک کے تھرو ہوگا, جو بہت آسان ایک ساتھ میں ہوگا, ہم گرین ٹریکٹر سکیم دے رہے ہیں. ہم بلڈوزر لا رہے ہیں اور لائے ہیں پچھلے سال بھی ہم زمینیں ہموار کر رہے ہیں. بلوچستان واحد صوبہ ہے جہاں پہ 5 قسم کے موسم آپ کو ملیں گے, زبردست, اور یہاں پہ زمین اویلیبل ہے. ہم اچھے بیج بنا سکتے ہیں. ابھی ہمارے جو میں نے کہا سیڈز کارپوریشن بنا رہے ہیں ہم, اس میں ابھی تک ہمارے پاس وہ سہولت موجود نہیں ہے, لیکن ابھی ہم دے رہے ہیں زمینداروں کو. اچھے بیج کارپوریشن بن کے ہم اچھا بیج یہاں پہ بنا سکتے ہیں اور زمینداروں کو سبسیڈائز ریٹس پہ آسان قیمتوں پہ ہم ان کو دے سکتے ہیں کہ وہ. تو یہ ہمارے پاس ہر قسم کا پھل موجود ہے بلوچستان میں, گرم علاقوں کا, ٹھنڈے علاقوں کا, سیب سے لے کے چکو تک. سبزی یہاں پہ ایک جگہ ختم ہوتا ہے, کوئٹہ میں تو ہرنائی میں شروع ہوتا ہے, ہرنائی کے ساتھ سبی میں شروع ہوتا ہے, سبی سے آپ یوب میں شروع ہوتا ہے. مختلف موسم موجود ہے. اچھا, زمرک خان اچکزئی صاحب جو ہے وہ ایک قوم پرست پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. جی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ وزیر صاحب بیٹھے ہیں, جس طرح کے بھی یہ بلوچ علاقوں سے فون آ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے مسئلے, اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میرے خیال میں اگر کوئی قوم پرست پارٹی سے اگر آیا, وزیر بن گیا, تو میرے خیال میں دوسرے قوموں کی, دوسری بولی بولنے والوں کی طرف دھیان نہیں دیں گے. تو زمرک خان اچکزئی صاحب اپنے علاقے, اپنے حلقے سمیت دیگر علاقوں کو, حلقوں کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو, ہماری پارٹی جو ہے یہ آج کی پارٹی تو نہیں کہ بنی. صحیح. یہ فخر افغان بادشاہ خان کے 1920 سے 1919 سے انگریزوں کے خلاف بر صغیر میں انہوں نے خدمات دی. انہوں نے 100 سالہ ہماری ایک تحریک ہے, ہم نے شہداء دیے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ سندھی بھی ہمارے پاکستان میں ہمارے ساتھ تھے, پنجابی بھی ہمارے ساتھ تھے. ہمارے نیپ میں آپ دیکھ رہے وہاں کے جو بنگال کے مطلب بنگلہ دیش جو ہوتا ہے اس کے باشانی سے لے کے شیخ مجیب تک ہمارے یہ سارے اکٹھے تھے. بلوچ ہمارے جو لیڈرشپ ہے, آپ سرات اولا خان مینگل, بیزنجو صاحب, خلا بخش, آپ مری صاحب, ہمارے جو ہیں سارے ہمارے نیب کے, ولی خان کے ساتھ انہوں نے سیاست کی ہے. یہاں سے ہمارے جو ہے پارٹیاں پھر تقسیم ہو گئی. ہم جو ہے نفرت کی بنیاد پہ, تعصب کی بنیاد پہ ہم کبھی سیاست نہیں کرتے. ہم ایک قوم پرست مقصد یہ ہے کہ میں ایک پشتون ہوں, پشتون ہونے پہ فخر کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ پشتونوں کے حقوق پہ ہم کسی کو ڈاکہ نہ ڈالنے دیں, لیکن میں یہ بھی میرا مطالبہ ہے کہ میں بلوچوں کے حقوق کا بھی تحفظ کروں اگر مجھ میں وہ پاور ہے, اور میں یہ بھی چاہتا ہوں سندھیوں کا بھی تحفظ ہے. اچھا, جب سے میں صحافت میں آیا ہوں تو کئی دفعہ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہوئی ہے کہ کئی بڑی بڑی جو پارٹیاں ہیں پاکستان لیول پہ, نیشنل لیول پہ موجود ہے, انہوں نے آپ کو جو ہے آفر کیا ہے کہ ہمارے پاس آ جائے, لیکن آپ نے خان بچہ خان کی جو پیروکاری ہے وہ نہیں چھوڑی. دیکھو, ہم اللہ پسند کرتے ہیں. بادشاہ خان کہتے ہیں کہ اللہ کو خدمت کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کہتے ہیں میری خدمت ہوئے کہ میرے مخلوق کی خدمت کی جائے. صحیح. ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اور بلا تفریق کرتے ہیں, تعصب سے بالاتر کرتے ہیں. ہم یا مشکلات اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اور مختصر زندگی دی ہے. اگر آپ مختصر سمجھتے ہو اور اگر لمبی سمجھتے ہو, ہم نے جانا ہے یہاں سے, اور اس زندگی کی خدمت کی بنیاد پہ ہماری دوسری زندگی بنے گی. تو یہ زندگی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خدمت کریں. ہم تو یہاں پہ اتنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہم قومیت, ہمارے پشتون قوم کو قبیلوں میں تقسیم کر کے اپنے مفادات کی خاطر لوگ اپنے قوم کا, قبیلے کا نام لے کے جذبات, اشتعال میں لوگوں کو لاتے ہیں. ہم ان لوگوں سے ہم نہیں ہیں. ہم پیار, محبت اور ایک امن کا پیغام بادشاہ خان اور ہمارا اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. ہم وہی پیغام چلاتے ہیں, اور انہیں بادشاہ خان نے یہاں پہ اس پیغام کو لایا اور ہم اس کے پیروکار ہیں. ہم خدمائی خدمتکار کے ایک, ہمیں کارکن کی حیثیت سے یہ خدمت کرتے ہیں. آج ہمارا اسفندیار خان ہے, ہماری جو لیڈرشپ ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی سودا بازی نہیں کی, ہمارے قائد نے نہیں کی. ہم نہ بکے ہیں اور نہ ہم بکنے والوں میں سے, نہ ہم جھکنے والوں میں سے. ہم سیاست کرتے ہیں بہت پیار اور محبت سے, اور سب کو اکٹھا کر کے چلنے کی کوشش. یہ ہمارا سلوگن ہے. ایک کال لے لیتے ہیں جی. السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بصیر احمد بات کر رہا ہوں, ضلع زیارت تحصیل سنجائی تلی بغاؤ سے. ضلع زیارت خواص سے.
किली बगाव। जी जी, कौन सा? किली बगाव। अच्छा, किली मरगान से क्या कहेंगे सर? थोड़ा सा आवाज ऊंचा करें अपना, ताकि इंजीनियर साहब को समझ आ जाए। मैं बगाव से बात कर रहा हूँ। जी जी, बात कर रहे हैं, करें सर, ये बात सुन रहे हैं। मैं जिला जियारत तहसील सिंजावी किली बगाव। बहुत अच्छी बात है कि आप जियारत से बात कर रहे हैं। अपनी बात करें भाईजान, आगे बढ़े। इंजीनियर साहब क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत, मेहरबानी। आप हमारे इलाके में चक्कर 2-3 बार आए थे। आप अभी घर आए थे, आप माली मोहम्मद के घर से बात कर रहे। अच्छा, जियारत से, ठीक है, अब बात करें, आगे बढ़े भाई। आज हमारे इलाके में बिजली भी नहीं है और ये ज़रात का कुछ भी नहीं है। ज़रात का कोई वो नाली बन जाए या कोई और चीज बन जाए, अब से बहुत ठीक ठीक है जी, शुक्रिया जी। आप मेरे पास एक एप्लीकेशन ले आए जो तरीक़ाकार होता है ईद के 6, 7, 8वें दिन आपकी नाली का मसला हो। मेरे पास जो लोग आते हैं तो मैं उनका जो है जो मुश्किल होता है, मुश्किलात होते हैं, उसको हल करने की कोशिश करता हूँ। मैं तो पता नहीं है कि वहाँ पे कौन सी मुश्किलात है, लेकिन इंशाल्लाह मैं हल करके दूंगा। ठीक 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 है सर। जी, आपकी बात पहुँच गई इंजीनियर साहब के पास। आपको कहा गया है कि जी आप ईद के 7-8 दिन के बाद जो है ना ऑफिस तशरीफ लाएं, दरख्वास्त लिखें, इसका तरीक़ाकार है, क्योंकि सरकारी हिसाब किताब है, तो उसमें आपके इलाके का जो भी मसला होगा वो हल करेंगे। तो नाजरीन, हमने सारे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आपको पैकेजेस रिपोर्ट्स दिखाई। अब आखिरी पैकेज है हमारे पास जोब, क्योंकि वहाँ पर कहा जाता है कि जी सरकारी तौर पर जो सस्ता बाज़ार का इनेकाद कर दिया गया था वो अब किसी काम का नहीं है और आवाम जो है वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। तो देखते हैं ज़फ़रान खान की ये रिपोर्ट। मुल्क भर में रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में आवाम को रिलीफ पहुँचाने के सिलसिले में सस्ता बाज़ार लगाया गया है, जिनसे सैकड़ों गरीब आवाम मुस्तफ़िद हो रहे हैं। इन सस्ते बाज़ारों पर नज़रसानी करने के लिए ज़िली इंतज़ामिया हमवक्त दौरे कर रहे हैं। इस ज़मन में ज़िला जोब में भी एक सस्ता बाज़ार का इनेकाद किया गया है, लेकिन यहाँ शहरियों के इस सस्ते बाज़ार से इस्तेफ़ादा हासिल करने की सूरत में कुछ शिकायतें भी हैं। जहाँ तक आपने सस्ते बाज़ार की बात की तो बिल्कुल मैं मुतमईन नहीं हूँ। यहाँ पे सिर्फ चंद जलेबियों के अलावा और 2-3 किलो दुम्बे के गोश्त के अलावा और यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर का सामान सस्ते बाज़ार में फरोख्त कर रहे हैं, तो ये सरासर नाजायज़ है। क्योंकि जोब शहर में जो हर साल यहाँ पर कभी दूसरी जगह पर ये सस्ता बाज़ार रमज़ान पैकेज के लिए आता है और लगाता है। हमारा डीसी साहब इंतज़ामिया खासकर उस लोगों का इसमें बहुत कोशिश है, बहुत मतलब असरसुख इसमें है। उसने हमारे गरीब लोगों के लिए इस साल जो अभी आप बिल्कुल देख रहे हैं टीवी पर, इसमें यूटिलिटी स्टोर का हर चीज़ चीनी, घी, आटा और सामान बिल्कुल वही दामों पर जो दुकानों में मिलता है, उससे 40 रुपये 50 रुपये हर चीज़ सस्ता मिलता है। शहर के 3.5 लाख आबादी के लिए सिर्फ 4 स्टॉलों पर मुश्तमिल एक ही सस्ता बाज़ार लगाया गया है और ये इसमें आशिया खुर्दनोश की अशद कमी बताई जा रही है। और इस बाज़ार में ज़िली हुकूमत की चेक एंड बैलेंस ना होने की भी शिकायतें हैं। शहरियों ने ज़िली इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि जोब में सस्ता बाज़ार को मज़ीद बढ़ाया जाए ताकि आवाम को किसी किस्म का मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कैमरा टीम के साथ ज़फ़रान खान, K2 न्यूज़, जोब। ये थे ज़फ़रान खान जोब से। हमारा जोब का जो इलाका है वो भी बड़ा खूबसूरत है। बलूचिस्तान के हर इलाका तकरीबन खूबसूरती से मालामाल है। जहाँ पर वहाँ पे कोयला, तांबा और सोना पैदा होता है, वहाँ पे दीगर खूबसूरतियाँ भी बहुत है। तो ज़फ़रान खान शिकायत कर रहे थे कि हमारे इलाके में जो सस्ता बाज़ार लगाया गया था वहाँ पर यानी लोग जो परेशान हैं और सिवाय जलेबी के अलावा जो है और कुछ नहीं मिल रहा है। और यकीनन जलेबी जो है हमारे ज़मरखान अचकज़ई साहब के इलाके का बड़ा मशहूर है कि लबला के जलेबी। मैं खुद बहुत शौक से खाता हूँ जलेबी और सब्ज़ चाय जो और जलेबी चीनी के और उसके साथ जलेबी खाता हूँ, बहुत अच्छा है। रोज़ों में एक अच्छा डिश है, लेकिन ज़्यादा अगर एक रिपोर्ट आपके इलाके से होता तो वो कहते कि बाकी चीज़ नहीं चाहिए, जलेबी सस्ती करें। हर चीज़ का एक वो होता है, लेकिन हमारे लिए मसला, हमारे मुल्क में मसला यह है
دیکھو جب ایک رمضان آتی ہے نا تو رمضان ایک تبرک والا ایک مبارک مہینہ، اس میں اگر آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے تو دوسرے مہینوں کے فرض کے 70 فرض کے برابر ہوتا ہے. تو جب یہ آتے ہیں تو ہمارے اس میں گورنمنٹ تو ہے، چلو گورنمنٹ کو ہم قصوروار ٹھہراتے ہیں، آپ کے جو کاروباری طبقے ہیں وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، وہ 100 روپے سے لے کے قیمتوں کو 200, 250, 300 تک اوپر لے جاتے ہیں، غریب عوام کا کال کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو برائے مہربانی جب تہوار دنیا میں کہیں کہیں آتے ہیں، عیسائیوں میں آتے ہیں، یہودیوں میں آتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ، وہ 50% آف کر دیتے ہیں لوگوں کے کہ جی ہمارے مبارک تہوار آتے ہیں تو ہم اپنی قیمتوں کو آدھی قیمت پہ لوگوں کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری طرف جب آتے ہیں ہم قیمتوں کو 200-300 گنا زیادہ کر دیتے ہیں کہ جی اب یہی موقع ہے، یہ نہیں ہونا ہے. آپ نے رمضان شریف کی یعنی بات کی کہ یہ مبارک ایام ہے، ان مبارک ایام میں اکثر لوگ جو ہے نا لڑ لیتے ہیں، جھگڑ لیتے ہیں اور اپنا موڈ اس کا چینج ہوا ہوتا ہے. تو زمرک خان چکزی صاحب کا موڈ کیسے ہوتا ہے خصوصاً ملازمین کے ساتھ؟ میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ یہ مہینہ زندگی میں جب آتا ہے تو یہ انسان خوش قسمت ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کتنے مبارک رمضان کے مہینے آتے ہیں. کیونکہ ہمارے صحابہ کرام ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے کہ جی رمضان آنے والا ہے. ہم لوگ جب آتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کو سر پکڑ کے کہ جی رمضان آنے والا ہے. یہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اس کی زندگی میں رمضان گزرتا ہے، کیونکہ اپنے معافیوں کے گناہوں کا وہ معافی چاہتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. اور انسان ایک بالکل صاف ستھرا جیسے ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں غصے بھی کنٹرول کرتا ہوں، لیکن انسان ہے، مجبوری ہے، غریب ہے، غربا ہے، مساکین ہے، ان کی خدمت کرنی چاہیے. یہ سب سے بہترین عمل ہوتا ہے اور اللہ اس عمل کو پسند کرتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں ان چیزوں پہ توجہ. میں خود تراویح بھی پڑھتا ہوں اور ختم کے تراویح پڑھتا ہوں. یہ عبادت ہوتی ہے، ہر انسان کو کرنا چاہیے. پھر 11 مہینے آپ نماز پڑھ لیں، آپ عبادت کریں، وہ ہر وقت کرنا چاہیے. لیکن یہ رمضان کا جو مبارک مہینے ابھی آخری عشرہ ہے، شب قدر اس مہینے اس تک دنوں میں آنے والا ہے اور یہ قبول ہونے والی رات ہے جو انسان جو بھی دعا کرتے ہیں. تو ہم یہی کوشش میں کرتا ہوں. میں صبح اٹھتا ہوں، اپنا روٹین کا بزنس کرتا ہوں. کھانے کا ہم آپ سے پوچھیں گے کھانے میں کیا پسند ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے کھانے میں بڑا وہ کر لیتے ہیں. ایک کال لے لیتے ہیں پھر آپ کے پاس. جی السلام علیکم. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جابر صاحب خیرت سے ہوں، عزت اللہ بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. کہاں سے جی؟ کوئٹہ سے. کوئٹہ سے کون صاحب؟ عزت اللہ بڑیچ. جی بڑیچ صاحب کیا کہیں گے؟ سر انجینئر صاحب سے میرا تھوڑا سا ریکویسٹ. جی بات کریں، سن رہے ہیں، ذرا اونچا بولے. انجینئر صاحب سے میرا درخواست ہے سر کہ کوئٹہ سٹی کے اندر جو ٹریفک کا نظام ہے بہت ختم ہے سر. ٹریفک کا مسئلہ جو کوئٹہ شہر میں ہے، کوئٹہ سٹی کے اندر جو ٹریفک کا نظام ہے بہت خراب ہے سر. اس کے لیے کچھ نہ کچھ اسمبلی میں تھوڑا سا بات کرے. بہت حالات خراب ہے یار، اتنا ٹریفک جام ہوتے ہیں اور اسپتال تک بھی انسان نہیں پہنچ سکتے ہیں، ڈپٹی تک بھی انسان نہیں پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، بڑی مہربانی. بڑے صاحب نے کوئٹہ سے فون کیا. کوئٹہ شہر جو ہے اکثر اوقات بند. کوئٹہ شہر میں آپ کو بتا دوں، ایک شہر جب 50,000 سے 1,00,000 لوگوں کے لیے بنتا ہے. پہلے بھی میں نے کہا تھا بالکل انگریز کے دور میں چھوٹا سا یہ درہ ہے، اس درے میں لوگوں کو آباد کر کے خوبصورت جگہ، چھوٹا پیرس ان کو کہتے تھے، چھوٹا پیرس کہتے تھے، لٹل پیرس. آج وہ جو لٹل پیرس ہے اس کا تو سب کچھ ختم ہو گیا. یہاں پہ ابھی 25 لاکھ آبادی ہے. ابھی اس کو کیسے مینیج کرنا ہے؟ صحیح. اس کے لیے پھر بھی ہم نے تجاویز دی. بھائی بڑے صاحب کو میں بتا دوں کہ ہم نے 2-3 جگہ پہ انڈر پاس بنانے کی جو ہے تجویز دی ہے اس نیکسٹ پہ ایس ڈی پی میں آنے والے. ابھی دیکھتے ہیں کس طرح اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے. ہم علمو چوک سے انڈر پاس بنائیں گے، یہ اسمبلی کے ساتھ ہم نے یہ کہا امداد چوک سے. اور وہ جو بائی پاس بن رہا ہے جو سریاب سے بائی پاس وہ بن جائے گا، اب کی ٹریفک بہت ڈائیورٹ ہو جائے گی اس طرف، اور امید ہے کہ ٹریفک کو کچھ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اس پہ ہم کئی دفعہ ہم نے ٹریفک برانچ سے ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں، ہماری گورنمنٹ کے نمائندے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب خود اس پہ سوچتے ہیں کہ ہم کوئٹہ کے ٹریفک کا مسئلہ کس طرح حل کریں. یہی ہوگا کہ ہم انڈر پاس بنا لیں، ہم بائی پاس بنا لیں اور اس طرح ہم ٹریفک کو ڈائیورٹ کر لیں. تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسئلے حل ہو جائے. یہ آپ کے نہیں، یہ سب ہمارے بھی ہیں، ہم خود اس پہ پھنس جاتے ہیں. آج بھی میں بروری گیا تھا ہاسپٹل، وہاں سے آتے ہوئے میں آدھا گھنٹہ بروری روڈ پہ میں پھنسا ہوا. مطلب یہ بہت مشکل ہے اور بہت انسان جو ہے بہت
बहुत टेंशन में रहता है कि जब ये ट्रैफिक में आप फंस जाते हो, क्योंकि मरीज़ भी होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, कहीं कोई जाना चाहता है, कोई कहाँ जाना चाहता है, और ख़ासकर मरीज़ जब होता है, सीरियस मरीज़ वो जब ट्रैफिक में फंसता है तो खुदा न खास्ता वो मर भी जाता है। अच्छा ज़मर खान ज़ई साहब जो है वो खाते क्या हैं जो सारा दिन इतना एक्टिव रहते हैं इस रमज़ान में? देखो मैं आपको चीज़ बताऊँ, हम लोग तो पश्तून लोगों को आपको पता है शोरवा में शौक से खाता हूँ, गर्मियों में ख़ास कर नहीं, सर्दियों में बहुत ज़्यादा। और मैं आपको कहता हूँ मेरा एक डिश है जो मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं भेंडी गोश्त बहुत शौक से खाता हूँ, पालक गोश्त शौक से खाता हूँ। ये जो है कुछ सब्जियात जिसमें पालक, जिसमें बैंगन, जिसमें भेंडी, ये चीज़ें मैं शौक से खाता हूँ। आम रूटीन में यही चीज़ें होती हैं। अच्छा रमज़ान शरीफ में अगर देखा जाए ना तो लोग जो है यानी तजावज़ कर जाते हैं अपने दस्तरखान के साथ, तो वो जो है ना ऐसी चीजें भी रख लेते हैं जो ये खुद नहीं खाता, लेकिन वो आंखें भूखे होने की वजह से वो चीजें बाजार से खरीद कर रख लेते हैं और फिर उसमें से कुछ चीजें खा के बाकी कचरे में डाल देते हैं। तो क्या ये कचरे में तो नहीं डालना चाहिए। बहुत से गरीब लोग हैं, दस्तरखान जो अभी या में कोयटा में भी लोगों ने दस्तरखान, रमज़ान दस्तरखान के थ्रू लोगों को जो है अफ्तारी करवाते हैं, वो गरीबों को देना चाहिए। देखो ये इंसान एक खुश मिजाज और खुश जायका लोग जो होते हैं, बड़े बड़े दस्तरखान लगाते हैं, उसमें होते हैं, ज़रूरी नहीं है अभी एक थोड़ा सा आप खा लें, ठीक है, आपको अल्लाह ने वो मुकाम दिया हुआ है कि आप बेहतरीन से बेहतरीन खाना खा सकते हो, बेहतरीन से बेहतरीन सब्जी खा सकते हो, लेकिन उसमें हमसाया और गरीबों और मसाकिन का ख्याल रखना चाहिए। ये सबसे बेहतरीन अमल है। तो हम लोग तो यही करते हैं। बेशक बहुत चीज़ें मैं एक डिश दो डिश खाता हूँ बस, ज़्यादातर जो मेरा पसंद होता है और हल्का सा खाता हूँ, क्योंकि इंसान तंग भी हो जाता है, ज़्यादा चीज़ें खाने से भी आपका सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है। तो थोड़ा सा खाने पीने में ख्याल रखना चाहिए रमज़ान में, और गरीबों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। सही। किसी वक्त मिसाल रमज़ान की शरीफ में हमने ये भी देखा कि अक्सर वज़रा साहिबान जो है वो अपने घरों के जो दरवाजे वो बंद कर लेते हैं कि साहब का रोज़ा है वो सो रहा है, और या ये तो वो जो आया हुआ होता है बंदा, कोई ऐसा अपना मसला लेकर आया हुआ होता है, वो बेचारा पूरा दिन उसका इंतज़ार कर लेता है, लेकिन वो साहिब जो है वो घर से ना निकलता है ना उसे मिलता है। तो ज़मरक साहब क्या करते हैं? देखो मुझे तो किसी का कुछ इल्म नहीं है, ना मैं किसी को, मैं खुद आपको बता दूं, मुझे गुस्सा कभी कभी आता है सही रमज़ान में या कभी वो, लेकिन मैंने आज तक कोशिश की मेरे दरवाजे से कोई आदमी मैंने खाली हाथ या बग़ैर मिले, मैं ये कोशिश करता हूँ कि हर किस्म के आदमी से, जितना भी गरीब हो, जितना भी आप उसको मतलब हैसियत के मुताबिक अगर बराबर ना हो, मैं उनको भी वही हैसियत देता हूँ, सबको वही हैसियत देता हूँ जो अल्लाह ने दी है। लेकिन हमने एक दूसरे का ख्याल रखना है। इंसान इंसान होता है, ज़रूरी नहीं है कि 5 उंगलियाँ की तरह हो। कोई अरबपति होगा, कोई करोड़पति होगा, कोई लखपति होगा, कोई 5000 2000 कमाने वाला, लेकिन इंसान इंसान है। हाँ। वही इंसान होता है जो मेरी तरह है और धूप में खड़ा होता है, लेकिन उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनके मसाइल, बेशक उसका काम ना हो लेकिन सुनना काम ना हो, जितना आपका बस चले आप कोशिश करो कि उस आदमी का मसले का हल निकाले। ना हो सकता है कम अज़ कम उनको इज़्ज़त दे दे। इज़्ज़त बड़ी चीज़ होती है। आप किसी को इज़्ज़त से बिठाते हो, इज़्ज़त से रुखसत करते हो, बेशक काम ना हो जाओ, लेकिन ये हमारा एक नेचर है, यह हमारी एक रिवायात है, जो पश्तून रिवायात है, ये बलोच रिवायत, यहाँ पे ये रहने वालों का रिवायत है कि इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप जितना भी गरीब से गरीब बंदा हो वो आपको दुआ देंगे, और वो तो दुआ जो है दूसरे के हक़ में कबूल होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि खिदमत करूँ और किसी को ऐसे ही खाली हाथ न बैठाऊँ। सर लॉकडाउन का कहा गया है, कोरोना वायरस का तीसरा लहर कहती जी बड़ा ख़तरनाक है, और बलूचिस्तान में वैसे भी अक्सर हमारे जो पश्तून और बलोच इलाके हैं वहाँ पर अगर देखा जाए तो लोग आज भी कोरोना वायरस की वबा को कोई वबा नहीं समझते हैं, कहते जी झूठ है और हुकूमत झूठ बोल रहा है। तो अब जो लॉकडाउन का कहा गया है कि इन दिनों में काफी सारा रश होता है, और 2 दिन जो लॉकडाउन कराते हैं उसके बाद काफी रश होता है, तो क्या इसमें इजाफा नहीं होगा और क्या बनेगा इसका? देखो बनेगा, एक तो अल्लाह की तरफ से एक आफत है, इसको आप एक ऐसी डिजास्टर आप कह सकते हो कि पूरी दुनिया पे ही आया हुआ है, सिर्फ बलूचिस्तान या पाकिस्तान पे तो नहीं आया हुआ है। देखो कोरोना एक ऐसा वबा आया जो न किसी बड़े को समझता है, न जवान को बचता है, किसी को नहीं बचता है। हमें एहतियात करना चाहिए। फिर भी हमारा नुकसान कम हुआ है,
दूसरे ममालिक की बनिस्बत पाकिस्तान और पाकिस्तान में बलूचिस्तान का बहुत कम नुकसान है, इसलिए कि हमारा ह्यूमन सिस्टम जो है, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत मजबूत होती है, क्योंकि हम खाना साफ सुथरा खाते हैं। हाँ। हमारे दही इलाकों में आप देख लें, लोग जिसका बस चले वो रोजाना वो घर वाला जो घी होता है वो इस्तेमाल करते हैं, घी, गोश्त, और ये जो हमारे गंदम की जो रोटी होती है, जो साफ गंदम होता है, जो खुद हम घर में रोटी बनाते हैं, पतीर वाली या खमीर वाली जो रोटी हम बनाते हैं, ये बहुत ताकत होती है। और आपके बदन में ऑलरेडी जरासीम होता है, वो आपके बदन में वो जरासीम अगर मजबूत हो तो जो बाहर से जो ये जिस तरह कोरोना वाला वो उनसे लड़ता है और उसको जो है काबू करता है। अगर आपके बदन कमज़ोर हो, आपके इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, तो जब वो हमला करता है तो आपके जो है उसको पकड़ता है, जिस तरह सीने को पकड़ता है, हमारे जो बुजुर्ग है उसको कमजोरी की वजह। और आपको पता है यूरोप में लाखों लोग मर गए पहले लहर में, वो इसलिए कि वो लोग जो है वो फ्रीज खाना खाते हैं। हाँ। वो बर्गर खाते हैं, वो सैंडविच खाते हैं, वो पिज़्ज़ा खाते हैं और उसको फ्रीज करके सुबह काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं और गर्म करके खाते हैं। इससे बदन में कुव्वत नहीं आती है, इसलिए उनको पकड़ के एकदम ख़त्म कर देते हैं। मैं ये भी कहता हूँ कि हमारे लोगों को एहतियात करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। मैं खुद भी कोशिश करता हूँ, जिधर ज़्यादा रश हो, जिधर ज़्यादा ख़तरा हो कि आपको ये महसूस हो कि यहाँ से फैलती है। प्रोग्राम का बिल्कुल एंड है, क्या पैगाम होगा इस वक्त हमारे जो देखने वाले हैं उसके लिए, क्या पैगाम होगा के लिए? मैं आपको मुख्तसर अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, इस बलूचिस्तान में रहने वालों को यहाँ पे ये पैगाम देना चाहूँ कि एक मुबारक महीना है, इसमें जो भी आपके 4-5 रोज़े बकाए, इसमें उन लोगों का ख्याल रखें जिनके वो मुस्तहिक है, जिनका बस नहीं चलता है कि ईद खुशियों में उनको शामिल किया जाए। मैं चाहता हूँ कि ईद को सादगी से मनाया जाए, लॉकडाउन का ख्याल रखना चाहिए, कोरोना का ख्याल रखना चाहिए, और ख़ासकर जो अपने खुशियों में उन गरीब और उन मसाकीन को शरीक कर लें जिनके बच्चे बग़ैर कपड़े और बग़ैर ईद की खुशियों को वो ईद नहीं मना सकते। कोशिश करे एक बंदा एक ही फैमिली को एडजस्ट करे इस ईद की खुशियों में, तो ये अल्लाह भी खुश होगा और मुल्क में जो एक खुशहाली और एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार बढ़ जाएगा। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी। ज़मरक खान अचकज़ई, सूबाई वज़ीर ज़राअत बलूचिस्तान, सर आपका शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आपने कीमती वक्त हमें दिया। तो नाज़रीन, ये थे ज़मरक खान अचकज़ई साहब जिनके साथ लोगों ने बात भी किया, और ख़ुसूसन जिनके फ़ोन मिले उनका भी शुक्रिया, और जिनके फ़ोन नहीं मिले उनका भी शुक्रिया। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में किसी और मौजू के साथ आऊँगा। तब तक मैं ये कहूँ कि अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली का ख्याल करें, और ईद जो है ईद में दूसरों को भी याद रख लीजिएगा। इसी के साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम किसी और मौजू के साथ आऊँगा। तब तक मुझे जाबिर शाह और मेरे साथ बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमान और पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में ज़रूर याद रख लीजिएगा।